स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस सीरीज का पार्ट 16 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा इनेमल। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा दांत है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्राउन होता है, इसका बीच का हिस्सा नेक होता है और इसके नीचे वाला हिस्सा रूट कहलाता है। इसके जो सबसे ऊपर है हमारी कवरिंग होती है, इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर की जो परत है इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है और इसके नीचे जो है ये डेंटाइन होता है। ठीक है, अगर इनेमल की जो लेयर है वो घिस जाती है तो उसके बाद में जो है ये डेंटाइन की लेयर आती है, ये जो है इतनी मजबूत नहीं होती। इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। ये लगभग 96% खनिज से बना है। ठीक है, इसमें 96% जो है वो मिनरल्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए ये कितना ज़्यादा मजबूत होता है। इनेमल जो है डायमंड के बाद में दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर सब्सटेंस है, ये आपको याद रखना है। और मानव के शरीर के अंदर में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो इनेमल होता है और उसके बाद में जो है वो हड्डी होती है। ठीक है, जो हमारी हड्डी होती है वो किससे बनी होती है? वो कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन से बनी होती है। ठीक है, किससे? कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन से। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी कभी लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुपस्थित होता है तो लोकसभा की जो अध्यक्षता है वो उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर करता है। हमारे आर्टिकल नंबर 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। और अगर मान लीजिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्यों के पैनल यानी कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक व्यक्ति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 95 से ली गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सब गलत है। और अगर हम उपसभापति की बात करें तो ये केवल संसद की संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर। ये हमारा सही उत्तर होगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा जो है वो परतजार चट्टान, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से भी जानते हैं, उसमें पाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो परतदार और अवसादी दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतों के जमा होने से बनती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो कोयला कैसे बनता है? जब भी कभी लाखों वर्षों तक दलदली क्षेत्र के अंदर में जितने भी जो पौधे और जो वनस्पति हैं, ठीक है, उनके अवशेष जो हैं वो अत्यधिक दाब और जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसके अंदर में रहते हैं। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में दबे रहते हैं, तो उसके कारण जो है कोयला हमारा बन जाता है। ठीक है, और क्योंकि ये मलबे के जमा होने से बनता है इसलिए इसे हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 59(3) के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसे पारिश्रमिक और भत्ते मिलते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते हैं ये भारत के संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। और हमारे भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनका जो वेतन है उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। एक बार उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया तो उनको वही वेतन मिलेगा, उसे कम नहीं किया जा सकता, उसे बढ़ाया जा सकता लेकिन कम नहीं कर सकते। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में पाई जाने वाली 3 हड्डियों को श्रवण अस्थिकाएं यानी कि ऑडिटोरी ऑसिकल्स कहा जाता है। इनका नाम मैलियस, जिसे हम लोग हथौड़े के नाम से भी जानते हैं, इनकस, जिसे हम लोग निहाई या फिर एनविल कहते हैं, और तीसरी जो है स्टेप्स यानी कि रकाब। तो ये 3 जो हैं हड्डियां हमारे कान के अंदर हैं। तो हमारे एक कान में 3 हड्डी होती हैं तो 2 कान के अंदर में टोटल 6 हड्डी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हड्डियां। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं तो हम लोग 3 पे टिक कर देंगे।
और अगर आपसे पूछा जाए ये तीनों हड्डियाँ मैलियस, इनकस और स्टेप्स ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये हमारे मध्य कान में पाई जाती हैं। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने पश्चिम भारत के शक शासकों को हराने के बाद उनकी मुद्रा प्रणाली का अनुकरण करते हुए चांदी के सिक्के जारी किए थे और उनके चांदी के सिक्के जो थे उन्हें रूपक कहा जाता था। ये सिक्के मुख्य रूप से पश्चिमी प्रांतों मालवा और गुजरात में व्यापार के लिए जारी किए गए थे। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में। भारतीय संविधान के अनुसार एक ऑर्डिनरी बिल यानी कि जो एक साधारण विधेयक है उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा जो साधारण विधेयक है उसको लोकसभा या तो फिर या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश करने की स्वतंत्रता होती है। इसे किसी मंत्री या संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। अधिनियम बनने के लिए इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ठीक है, और अंत में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि हमारी आरबीसी के अंदर में पाया जाने वाला एक लोहे युक्त प्रोटीन होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक और उत्तकों तक पहुंचाना होता है। इसके साथ ही ये जो हमारे उत्तक यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने में भी मदद करता है ताकि इसे शरीर से बाहर निकाल सकें। बाकी जो ऑप्शन है हमारे जीवाणुओं का नाश, ये जो है WBC यानी कि हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो करती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ENIAC। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। ये वर्ष 1946 में पेश किया गया था। ये जो है एक बहुत बड़ा जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता था। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहक वंश। तो भारत के अंदर में सीसा यानी कि जिसे हम लोग लीड भी कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर में, तो इसके जो सिक्के थे सबसे पहले सातवाहक वंश के शासकों ने जारी किए थे। सातवाहक वंश ने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से शीशे के अलावा प्रोटीन, ठीक है मैं लिख देता हूँ आपके लिए, किस चीज़ के, प्रोटीन, इसके अलावा जो है तांबा, ठीक है, तांबा और साथ के साथ कांसा, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटीन, तांबा और जो कांसा है इसके सिक्कों का भी उपयोग किया था। तो उनका जो क्षेत्र था दक्कन, उसके अंदर में लेड यानी कि शीशे की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने इसे सिक्के बनाने के लिए यूज़ किया। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है हमारा वायरस यानी कि विषाणु। ये इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके अंदर में तेज बुखार, खांसी और बहती नाक और त्वचा पर लाल चकत्ते फैल जाते हैं। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर है हमारा परुष्णी। इस परुष्णी नदी को आज के समय में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और ये जो युद्ध था ये भरत जनजाति के राजा सुदास और प्रमुख जनजातियों के संघ के बीच लड़ा गया था, जिसके अंदर में जो राजा सुदास थे वो विजयी हुए थे। इसके बाद भरत जनजाति का ऊपरी सिंधु घाटी पर वर्चस्व स्थापित हो गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इसका सही उत्तर है हमारा राजा राज चोल प्रथम। इस बृहदेश्वर मंदिर को हम लोग राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव को समर्पित एक विशाल हिंदू मंदिर है जो ग्रेनाइट के पत्थर से बना हुआ है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज चोल प्रथम ने 1003 से लेके 1010 ईस्वी के बीच में करवाया था। और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर में है, ठीक है।
तंजावुर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। मालगुडी डेज पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, R.K. नारायण। ये पुस्तक वर्ष 1943 के अंदर में प्रकाशित हुई थी और इसमें दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित 32 लघु कहानियाँ शामिल हैं। R.K. नारायण जो है ये अंग्रेजी में लिखने वाले शुरुआती भारतीय साहित्यकारों में से एक थे। इन कहानियों पर आधारित मालगुडी डेज धारावाहिक 1986 के अंदर दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। ठीक है, तो आज हमने 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 16 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।